तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जो नतीजे आए हैं और एक तरीके से बड़ा उलटफेर इसे कहा जा रहा है, इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वसु शर्मा जी, सही से बताइए गदल पर हाथ रखकर, ये एक्सपेक्टेशन थी जिस तरह के रिजल्ट आए हैं? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 50 से 55 की सीट के बीच में हम जीत के आएंगे, क्योंकि जनता के बीच जाके जब हमने देखा तो एक अंडर करंट भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ में चल रहा था, परिवर्तन की लहर। वसु शर्मा जी, वैसे अगर आप सही बोल देंगे तो जनता स्वीकार करेगी कि ठीक है, दिल से बोल रहे हैं, आप दिमाग से बोलने की जरूरत नहीं है। सर, ये तो आज बड़ा दिन है आप लोगों के लिए। नहीं, बिल्कुल बड़ा दिन है। मैं ये बात तो इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जनता के पास गए। हम तो, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी का भी आप बयान देख लेंगे, वो हमेशा इस बात को कहते रहे कि 50 से 55 सीट हम ला रहे हैं। आपने उनका बयान सुना होगा, क्योंकि वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि चुनाव में 3-4 बिंदु जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे, और आपने उसको काउंटर की जरिए अभी दिखाया भी। जो भ्रष्टाचार का गढ़ छत्तीसगढ़ बन गया इन 5 सालों के अंदर, 1 लाख करोड़ रुपए की, 1 लाख करोड़ से ऊपर की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। छत्तीसगढ़ की जनता को, पैसा को कांग्रेस पार्टी ने लूट लिया। दूसरा मुद्दा यहाँ पे रहा जो धर्मांतरण, बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण का मुद्दा इतना बड़ा रहा, सरकार के एसपी को पत्र लिखे अपने थानेदार को आग्रह करना पड़ता है कि आप धर्मांतरण रोकिए, नहीं तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। और जो मैदानी इलाके थे उसमें विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं देखे गए कि क्योंकि भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से खुशहाल राज्य की ओर ले गया। लेकिन इस 5 साल में मैं दावे से इस बात को कहता हूँ कि 5 साल में विकास के काम छत्तीसगढ़ में ठप पड़ रहे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधा में कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। युवाओं को भी ठगा। एससी भर्ती घोटाले में अपने नेताओं और अधिकारियों के बच्चे को जो पीछे के सेंटर किए, 9 लाख अभ्यर्थी हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। उन्होंने भी देखा कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ने छल किया है, तो युवाओं को देख रहे थे, मौका देख रहे थे कि कब सरकार के हमको बटन दबाने का मौका मिले तो हम भारतीय जनता पार्टी को लाएं, जो पूर्ण रूप से एससी को हमने वादा किया है घोषणा पत्र में। हम यूपीएससी के तर्ज में पारदर्शी, लेकिन सऊद, शायद ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है और मैं थोड़ा सा राजेश अग्रवाल जी से इस पर समझना चाहूंगा। राजेश अग्रवाल जी, ऐसी स्थिति देखी कि एक 3 टर्म की सरकार, उसके खिलाफ एक भारी नाराजगी होती है, उसको एक पार्टी भुनाती है और वो पार्टी जो कभी नहीं होता छत्तीसगढ़ में, वो 68 सीटों तक पहुंच जाती है। 5 साल बाद उसके खिलाफ इतनी बड़ी नाराजगी बन जाती है कि दोबारा से वही 15 साल वाली पार्टी वापस आ जाती है। ये बहुत कम राज्यों में देखने को मिला है, क्योंकि एक लंबी सरकार जब चलती है तो वो फिर लंबे टाइम तक बाहर भी रहती है। ऐसा एक ट्रेंड सा दिखा है कई राज्यों का। हाँ, ये तो देखा गया कि जो नाराजगी रमन सिंह सरकार के खिलाफ 15 साल में आई, वो नाराजगी 5 साल के भीतर आ गई भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ। और ये मतलब जो कांग्रेस ने किया 5 सालों में, वो बिल्कुल अलग तरह का काम किया। उसने छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा दिया, उसने गांव, गाय, नरवा गरवा गोबर, ये सब योजनाएं चलाई, उसने कर्ज माफी की, उसने धान पे बोनस केंद्र सरकार से लड़ करके अगर नहीं मिला तो उसने अपनी तरफ से दिया, उसने वनोपज की श्रेणी में बहुत सारे वन उत्पादों को लाया और उनकी कीमत भी बढ़ाई। इसके बावजूद अगर इससे ज्यादा कोई सरकार और क्या कर सकती है? अगर कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से पूछो तो यही कहेंगे। लेकिन दिक्कत जो गई है वो ये गई है इनके बीच की आपस की लड़ाई। जैसे ही 2.5 साल पूरा हुआ, सिंहदेव जी ने कहना शुरू कर दिया कि अब मेरा हक बनता है इस कुर्सी पर। उसके बाद जब भूपेश बघेल जी को लगा कि वो इस तरह की जो कैंपेन है सिंहदेव जी की, उसके चलते उनकी कुर्सी हिल सकती है, तो उन्होंने विधायकों को ले जाकर के दिल्ली में खड़ा कर दिया। अब उसके बाद एक जो बयानबाजी को छोड़िए, सिंहदेव हमेशा कहते आए कि भूपेश बघेल हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक दावेदार अगले चुनाव के लिए वही हैं। लेकिन उनके बीच जो तनाव था वो खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन राजेश अग्रवाल सर, मैं ये भी समझना चाह रहा हूं आपसे, इसके ही चलते अगर फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये भी होता है कि जैसे अभी हमने कुछ जानकारी भी दी कि
क्या फैक्टर्स रहे जीत के और क्या फैक्टर्स रहे हार के। कही जा रही है बात, जो आप अपनी बात रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव और जो स्थितियां बनी वो तो थी, लेकिन क्या इन सब के बीच जो भ्रष्टाचार को लेकर के एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी ने की और उसकी आंच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचती रही, उसका कोई बहुत बड़ा असर पहुंच गया? या फिर पीएससी पेपर लीक की बात हो रही है, ये सब भी एक बड़े फैक्टर्स बन गए क्या? और इन सब के बीच सर मैं ये भी देख रहा हूं कि धान खरीदी को लेकर के भी बड़ा जोर दिया गया। हमने देखा कि पूरे वक्त तक केंद्र से लड़ करके धान खरीद का जो मूल्य है वो पैसा देने की कोशिश तो की गई, लेकिन बीजेपी ने कई कदम आगे बढ़ते हुए 3100 रुपए तक का वादा कर दिया। रुका। जो आपने कहा कि पीएससी का भ्रष्टाचार, मैं बताना चाहूंगा, मैं जिस अखबार में काम करता हूं छत्तीसगढ़ में, उसमें ही सबसे पहले हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था और ये नाम के साथ बताया था कि किस अधिकारी को इसमें संरक्षण मिला है, किस अधिकारी के बेटे के, किस कांग्रेस नेता के बेटी बेटे को इसमें नियुक्ति दी गई है। उसके बाद उसी का जो हमारे अखबार की जो क्लिपिंग थी उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। उसके बाद उसको कैंपेन बनाया बीजेपी ने, उसके बाद सारे अखबारों में छपा और एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप लगे बघेल सरकार के खिलाफ, उसने ये नहीं कहा कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो या गोठान का मामला हो या फिर पीएससी का भ्रष्टाचार। जैसा कि मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने बताया कि 9 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं, नहीं उनमें से हर मैंने, लेकिन राजेश अग्रवाल सर किसी न किसी तरह से आज हम इस वक्त बात कर रहे हैं, आज हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो ये सारे एक मिनट हाँ। तो ये एक मिनट तो भ्रष्टाचार को जो संरक्षण देने का मामला है ना, ये नुकसान तो पहुंचाया ना भूपेश बघेल सरकार को। नहीं, लेकिन सर एक तरफ ये बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए भूपेश बघेल सरकार के मॉडल की बात होने लगी थी, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होने लगी थी, भूपेश बघेल के काम की बात होने लगी थी। भूपेश है तो भरोसा है। हमने देखा कि कई बार वो लोकप्रियता के मामले में भी आगे रहे, छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति है उसको कितना वो उन्होंने पुश किया, धार्मिक कार्ड भी खेला, हिंदुत्व के भी रास्ते पर वो आगे बढ़े। कोरोना काल में बेहतर काम करके जो महतारी योजना थी उसमें अनाथ बच्चों को पढ़ाने का काम करना हो, ये जो तमाम काम थे, लग रहा था कांग्रेस को भी कि शायद इतने बेहतर काम हमारे हो गए हैं कि ये जो थोड़ी मोड़ी बातें भ्रष्टाचार की होंगी शायद वो फैक्टर काम नहीं करेगा, लेकिन वो फैक्टर काम कर गया शायद। समझ गया मैं आपकी बात। सुनिए, बीजेपी ने हमेशा ये कहा कि हम कर्ज माफी नहीं करेंगे, बीजेपी ने 2 साल का बोनस नहीं दिया, लेकिन जब ऐसा देखा कि मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा तो उसने कांग्रेस से आगे बढ़ के उसने दाम तय कर दिया। बीजेपी बड़ी फ्लेक्सिबल पार्टी है, जिसको आप रेवड़ी कहते आए, प्रधानमंत्री जी ने जिसको रेवड़ी कहा उसी लाइन पे ये चलने लग गई और उसने कांग्रेस से आगे बढ़ के कई घोषणाएं कर दी इस चुनाव में। अब ये रेवड़ियां नहीं तो क्या है कि आप हर किसी महिला को नगद देंगे या आपकी धान की कीमत जो आप खरीदी की कीमत नुकसान में ले रहे हैं, तो ये भाजपा के साथ सुविधा है कि उसने इन चीजों को समझा। आपने देखा कि उसने अपने कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ की फोटो लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली से होते हुए जब देखा है तो वो कर्नाटक, गुजरात और उसके बाद बिहार में भी, और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि फ्रीबीज का तो देखिए बिजली के बिल की बात हो जाती है, चाहे वो मुफ्त बसों में सेवा की बात हो जाती है, या फिर अब तो सीधे सीधे नगद, लेकिन उसको एक टोला उड़ा दिया जाता है नारी सशक्तिकरण का। इसमें अब ये प्रेशर तो रहेगा। वसु शर्मा जी से सवाल यही है कि जब भूपेश बघेल आ रहे थे तब आप ये कह रहे थे कि नहीं एमएसपी से ऊपर आप देंगे तो एक संघीय ढांचे को आप गलत कर रहे हैं। अब आप उसी लाइन पर खुद आए हैं तो सर ये कैसे पॉसिबल होगा? वही रास्ते से जो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चल रहे थे, या फिर पूरे देश भर के लिए एमएसपी बढ़ाने वाली है बीजेपी? देखिए, जब देखो आपके हर राज्य का चुनावी मुद्दा अलग होता है, हर राज्य में अपने अलग घोषणा पत्र तैयार होंगे। जैसे जैसे हमने एमपी में घोषणा पत्र कहा तो उसमें सेम कहा कि हम धान खरीदेंगे 3100 रुपए से, गेहूं की भी बात हमने एसपी की। तो जिस हिसाब से राज्य होगा, जब केंद्र का चुनाव होगा, नहीं अब संघीय ढांचे को चोट नहीं पहुंचेगी क्या कि स्टेट अपनी मर्जी से फैसले कैसे ले रहे हैं? यही तर्क दिया जाता था ना। उसके बाद भूपेश बघेल वो दूसरी योजना लेकर आए वहां पर, उस वक्त बीजेपी ने ये कहा ना कि आप कैसे दे सकते हो। हाँ, देखिए ये कांग्रेस का काम है। अगर राज्य सरकार किसानों को पैसा देना चाहती है
तो वो एक मुश्त दे सकती है। इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं, बात आप नहीं समझ रहे हैं। आप यहां पर बात से मुझे लगता है समझ करके भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि संघीय ढांचे की बात आप ही लोग रखते थे कि राज्य अपने हिसाब से फैसला कैसे ले रहा है, ये संघीय ढांचे के खिलाफ जाकर के फैसला लेने की कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। लेकिन जब आप वैसा ही वादा करते हैं तो फिर क्या ये संघीय ढांचों के अलग नहीं जाता है? या फिर लोकेंद्र पूछ रहे हैं कि क्या आप पूरे देश में क्या एमएसपी बढ़ाने वाले धाम की? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हमने कर्ज माफी नहीं की। मैं इसी पे आ रहा हूँ, आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। हमने कर्ज माफी नहीं की, हम किसानों को सशक्त बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहते तो हम भी अपने कर्ज माफी अपने घोषणा पत्र में डाल सकते थे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि 5 सालों में किसानों को हमने सशक्त किया, एक बार कर्जा माफ किया, चलो ठीक है, इन 5 सालों में किसानों को सशक्त किया, लेकिन फिर से आपको कर्जा माफ करने की नौबत आ गई, तो क्या आप इन 5 सालों में किसानों को सशक्त नहीं कर पाए? क्या हमने किसानों को सशक्त करने के लिए एमएसपी बढ़ाया। मैंने ये कहा कि भाई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, राज्यों का घोषणा पत्र क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान जैसे लगभग लोग कृषि को ठीक है, मतलब वही है ना कि अपने हिसाब से आप जो है वो उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, और वो सुविधा जो राजेश अग्रवाल जी कह रहे थे वो मिलती है कहीं ना कहीं, फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है। लेकिन अंकुश हमारे साथ मौजूद है, और अंकुश देखिए, आप तो लगातार, मैंने देखा है कि कई महीनों से लगातार आपने कोई इलाका नहीं छोड़ा होगा, और बड़े माइन्यूट तरीके से आप ये न सिर्फ छत्तीसगढ़ का इलेक्शन कवर कर रहे थे बल्कि लोगों की नब्ज भी टटोल रहे थे। क्या आपने क्योंकि एग्जिट पोल का एक इशारा मिला था, इस इशारे के बाद क्या आपने इस तरीके के नतीजे एक्सपेक्ट किए थे? और अगर नहीं किए थे तो क्या बड़ा फैक्टर आपके नजर में है? देखिए, अगर मेरे से ये सवाल किया जाए कि मेरे हिसाब से क्या ये नतीजे आने वाले थे, तो मैं बिल्कुल नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों पर काबिज हो जाएगी। और हालांकि ये जरूर लग रहा था कि कांटे की टक्कर रहेगी, और सरकार कौन बनाएगी ये स्पष्ट तौर पर मैं भी नहीं सोच पा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। लेकिन अब जिस तरीके से नतीजे आए हैं, या अभी हालांकि कुछ सीटें बची हुई हैं जहां पर अभी कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, और वहां पर नतीजे फाइनल होना बाकी है। लेकिन ज्यादातर सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से वो सीटें फाइनल हो गई हैं, सर्टिफिकेट ले लिया गया है, और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आज निर्देश दे दिए गए हैं कि जैसे ही सर्टिफिकेट उनको मिलेगा, उनको सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचना है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश के जो प्रभारी हैं ओम माथुर, और जो सह प्रभारी हैं नितिन नवीन, और जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया, वो भी रायपुर पहुंच चुके हैं एक विशेष विमान से, और वो सभी विधायकों से मिलना चाहते हैं। सभी विधायकों से मिलने के बाद आपके सोर्सेस कुछ बता रहे हो कि नेक्स्ट नेम किसका होगा, क्या इसको लेकर कुछ कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी या आसानी से एक राय बन सकती है? क्या वो चेहरा अरुण साव हो सकते हैं, क्या वो चेहरा रमन सिंह हो सकते हैं? इसको लेकर जब बीजेपी कह रही कि हम तो भाई उम्मीद कर रहे थे कि इसी तरह का रिजल्ट आएगा, तो फिर चेहरे को लेकर भी कोई एक राय है क्या? देखिए, बीजेपी में स्पष्ट तौर पर कौन सीएम होगा ये पहले से तय नहीं था, लेकिन अभी चर्चाएं जो है, चर्चाओं का बाजार, अब जैसे ही बहुमत मिला है तो ये चर्चाएं होने लगी हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नाम पर चर्चाएं हो रही हैं। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अरुण साव ने इस चुनाव में अध्यक्षता की है, तो उनके नेतृत्व में ये बहुमत मिला है, तो उनके नाम को लेकर भी चर्चा है। लेकिन प्रचार प्रसार के दौरान जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं विष्णुदेव साय, उनके नाम को लेकर जो मंच से उन्होंने घोषणा की थी कि पब्लिक से उन्होंने डिमांड की थी कि अगर आप इन्हें जिताते हैं तो इन्हें बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा या हम करेंगे। तो एक नाम कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में है, जो नाम है विष्णुदेव साय, क्योंकि विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा है और अच्छी बहुमत से वो जीत कर आए। इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्र में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, तो स्वाभाविक तौर पर माना जा रहा है कि उनके नाम पर सहमति बन सकती है। लेकिन अब ये भाजपा के आला कमान को तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जिस तरीके से आदिवासियों को लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है, आदिवासियों बेल्ट बनाने की कोशिश है, आदिवासियों की वोट बैंक पाने की कोशिश है, उस हिसाब से 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेतृत्व लाने की कोशिश करेगा। हालांकि अब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी उसमें कितना सहमत होती है, जीते हुए विधायक कितना सहमत होते हैं, ये बात की बात है। लेकिन मेरे साथ हटाने को लेकर बड़ा विवाद रहा था उस समय, और उसे भुनाने की कोशिश भी कांग्रेस ने की थी। उसे ये कहा था कि भाई एक आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी को हटा दिया गया,
तो क्या उनको फिर से वो भरोसा उन पर दिखाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वसु शर्मा जी, अब चेहरा कौन सर, इसको लेकर जब आप ये कह रहे हैं कि 50-55 हम जीत रहे थे, हमें तो पता था, तो फिर तो चेहरा भी तो डिसाइड किया होगा कोई। जी, चेहरा बहुत जल्दी आपके सामने होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ ऐसा लड़ाई झगड़े में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का जल्दी बैठक होगी और विधायक दल की बैठक होने के बाद आपको जल्दी ही सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा। नहीं, लड़ाई तो हमने देखी है सर, यहाँ पर तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ अपशब्द भी कई बार देखे गए। जब प्रभारी डी पुरंदेश्वरी थी तो उस वक्त काफी ज्यादा विवाद की खबरें भी आती रहती थी, तो ऐसा नहीं है। और कई बार जब सत्ता नहीं रहती है तब भी लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, और जब सत्ता आ जाती है तब भी वो लड़ाई झगड़े कई बार बढ़ जाते हैं। लेकिन राजेश अग्रवाल जी, क्या एक मत फैसला होगा? क्योंकि कोई चेहरा नहीं था तो जाहिर बात है कई ऐसे क्षत्रप हैं जो अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या ये प्रोसेस स्मूथ रह सकता है? और मैं एक नाम देना चाह रहा हूं, बृजमोहन अग्रवाल, क्योंकि कई बार उनको जो है अंडर कर लिया जाता है। क्या उनके भी नाम पर कोई बातचीत हो सकती है? मैं ये अंकुश से भी पूछूंगा, लेकिन राजेश अग्रवाल सर आप। देखिए, जो अभी बात जिस बात पे खत्म हुई है कि बीजेपी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है सीएम पद के लिए, तो मैं ये थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं। जब सन 2000 में कांग्रेस की सरकार बनी, मध्य प्रदेश से कट के 48 लोग आए, तब भयंकर तोड़फोड़ हुई थी भाजपा कार्यालय में। और स्थिति ये हो गई थी कि तब के जो महासचिव थे नरेंद्र मोदी जी, उनको टेबल के नीचे छुप के पत्थरबाजी से बचना पड़ा था। उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी निलंबित भी हुए थे। तो ये बहुत ऐसा नहीं है कि सारे दलों में ऐसा होता होगा। अब बीजेपी बहुत पाक साफ नहीं है इस मामले में। एनीवे, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चुनाव के परिणामों से ये साफ लगता है कि जो पिछड़े वर्ग का वोट बैंक भूपेश बघेल के साथ था, कांग्रेस के साथ जो वोट बैंक था, उसको तोड़ने में भाजपा कामयाब हुई है। यहां तक कि भूपेश बघेल बड़ी मुश्किल से जीते हैं, ताम्रध्वज साहू तो हार गए हैं, जो नतीजा आया है। ये दो, एक तो साहू समाज से और कुर्मी समाज से, दो छत्तीसगढ़ में बड़े समुदाय हैं ओबीसी से। जी। अब इनमें से एक समुदाय है अरुण साहू, जो पढ़े लिखे भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और उनके बारे में बड़ी शंका की जा रही थी कि एक प्रदेश भर में जिनका प्रभाव नहीं है वो कैसे संगठन को चलाएंगे। लेकिन आप देखिए कि जब डॉक्टर रमन सिंह को सन 2000 में लाया गया था केंद्र से, मंत्रिमंडल से हटा करके, तब वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने थे। रमेश बैस जी ने इनकार कर दिया था, और इसी वजह से उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया कि आपने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में संगठन को जोड़ा, मोटिवेट किया कार्यकर्ताओं को, इसलिए आपका सीएम पद पर हक बनता है। तो मुझे लगता है कि एक बुरी स्थिति से निकाला 2018 में 14 सीटों के बाद आज प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ में भाजपा है, तो एक अरुण साहू के नाम पर तो सबसे पहले विचार होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो आदिवासी बेल्ट की बात हो रही है, तो विष्णुदेव साय के लिए उसने, अमित शाह ने शायद नहीं कहा था, जो भाजपा प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, मेरा ख्याल है उसने ओपी चौधरी जी के लिए अमित शाह ने कहा था कि आप ओपी चौधरी जी को जिताए हैं, हम उनको बड़ा आदमी बना देंगे। तो विष्णुदेव साय के अलावा उनसे ज्यादा वरिष्ठ जो पहले विधायक भी रह चुकी हैं, रेणुका सिंह है तो केवल अगर आदिवासी मुख्यमंत्री की बात होगी तो केवल विष्णुदेव साय पे बात नहीं होगी, रेणुका सिंह पे भी बात होगी, उन पर भी बात होगी। लेकिन वसु शर्मा जी, एक सवाल तो ये भी उठ रहा है यहां पर कि जिस तरह के आपने वादे किए, आप 15 साल इसीलिए बाहर रहे क्योंकि बहुत सारे आरोप उस वक्त भी लगे थे आप लोगों पर। अब डिलीवरी सिस्टम, अगर आप मध्य प्रदेश में विद इन कुछ महीने के अंदर एक बड़ी आबादी 1 करोड़ 30 लाख को, महिलाओं तक को वो पैसा पहुंचा सकते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ में भी उम्मीद की जाएगी। यहां से एक ही चैलेंज रहेगा आप लोगों के सामने। धान बहुत सारे किसान रोक कर बैठे हुए हैं, वो इस चिंता में थे कि भाई कोई सरकार बदल रही है तो क्या उसका फायदा हमें मिल जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा समय डिले हो और डिलीवरी ना हो पाए, तो फिर वो नाराजगी आपके खिलाफ ना बन जाए। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे रह गए, शायद भूपेश बघेल जो नहीं कर पाए, क्योंकि एंड में आते आते उन्होंने वो बेरोजगारी भत्ते की बात कही, शराबबंदी को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया, तो ये फैसले आपको त्वरित लेने पड़ेंगे कुछ। जी, निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस बात को कहा है कि हमारी सरकार बनते साथ हम जो प्रधानमंत्री आवास 18 लाख घर 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो पेंडिंग डाल दिया,
उसको हम सरकार बनते साथ ही सबसे पहले गरीबों को आवाज देने का काम करेंगे और जल्दी ही करेंगे। और दूसरी बात, जो 2 साल का बकाया बोनस है उसको भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने वादा किया है कि ठीक है। तो ये जो डिलीवरी के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई होगी, एक बार फिर से प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया है, 5 बार दूसरी सरकार का भी कामकाज देख लिया, दोबारा से आपको मौका दिया है, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी उतनी हाई होंगी। अब देखना होगा कि उस एक्सपेक्टेशंस पर आप कितना खरे उतरते हैं। ठीक है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि अब समय नहीं है। राजेश अग्रवाल जी आपका, वसु शर्मा जी आपका और अंकुश हमारे साथ लगातार बने रहे। अंकुश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अब जो है नतीजे तकरीबन साफ है, तस्वीर साफ है जिसका इंतजार कर रहे थे। अब बस आगे का काम होना है कि किस तरीके से कौन सा चेहरा होगा, कैसे रिजल्ट के बाद आगे छोटा सा